क्या होता है जब एक औरत टाइम ट्रैवल करके साल 1889 में जाती है ताकि वहां पर एडोल्फ हिटलर को उसके बचपन में ही मार सके, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट कभी होगा ही नहीं। मगर क्या इस समय यात्रा से वो भविष्य को बदल पाएगी? चलिए जानते हैं इन दो यूनिक टाइम ट्रैवल कहानियों में। कहानी की शुरुआत एंड्रिया से होती है, जो कि जल्दी से अपनी लैब में आई है। दरअसल उन्होंने एक टाइम ट्रैवल मशीन बना ली है जो कि सिर्फ एंड्रिया के डीएनए से ही ऑपरेट होती है और अभी के लिए इसे सिर्फ एक बार पास्ट में जाया जा सकता है। यहाँ एंड्रिया का मिशन है कि वो साल 1889 में टाइम ट्रैवल करके जाए और वहां उसे बेबी हिटलर को जान से मारना है, क्योंकि 1889 में ही एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ था। ऐसा करके एंड्रिया भविष्य बदल देगी और फिर ना कभी वर्ल्ड वॉर 2 होगी और ना ही होलोकॉस्ट, जिसमें लाखों यहूदी मारे गए थे। यहाँ उसका सीनियर उसे बताता है कि उसे हाउसकीपर बनकर हिटलर के घर जाना होगा, जहां उसके पास सिर्फ 48 घंटे होंगे अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, और यही उसके पास इकलौता मौका होगा भविष्य को बदल देने का। अब एंड्रिया टाइम मशीन में जाती है और मशीन के ऑन होते ही वो खुद को कुछ ही पल में अब ऑस्ट्रिया की गलियों में पाती है, जहां अब वो समय यात्रा करके 1889 में आ गई है। वहीं टाइम ट्रेवल के कारण एंड्रिया का सर चकरा रहा था, जहां तभी एक गरीब औरत उसके पास आती है और अपने छोटे से बच्चे के लिए पैसे मांगती है और एंड्रिया उसे वो दे भी देती है। अब ये औरत और उसका बच्चा आगे कहानी में काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सो इन्हें याद रखिएगा। अब एंड्रिया यहाँ से वहाँ मौजूद एक शेरिफ से हिटलर का एड्रेस पूछती है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ उसे एलोइस हिटलर मिलते हैं, जो कि एडोल्फ हिटलर के पिता हैं। अब एंड्रिया उनसे झूठ बोलती है कि वो उनकी नई हाउसकीपर है और वो उन्हें झूठे रेफरेंसेस भी देती है कि उसे ही उन्होंने यहाँ हायर किया है। अब एलोइस हिटलर कहते हैं कि वो अभी सिर्फ घर का काम करेगी और उसे बेबी एडोल्फ के पास जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि एडोल्फ से पहले उनके 3 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं। सो इस बार वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और वे एडोल्फ को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। यहाँ एलोइस एंड्रिया को क्रिस्टीना से मिलवाते हैं, जो कि उनकी पहली हाउसकीपर है, और इस घर में सिर्फ क्रिस्टीना ही है जो कि बेबी एडोल्फ के पास जा सकती है। अब एलोइस काफी रिग्रेसिव किस्म का आदमी है। अब रात हो चुकी थी, जहां एंड्रिया जल्दी से बेबी एडोल्फ के कमरे में जाने लगती है ताकि उसे जान से मार सके। मगर रास्ते में वो पाती है कि एलोइस हिटलर अपनी हाउसकीपर क्रिस्टीना के रूम में जा रहा है, यानी कि उनका अफेयर चल रहा है। अब इनसे बचकर एंड्रिया जल्दी से एक पिलो लेकर एडोल्फ के कमरे में जाती है, मगर वो कुछ भी कर पाती उसके पहले ही वहाँ एडोल्फ की माँ क्लेरा आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ एंड्रिया उससे झूठ बोलती है कि वो बस ये देखने आई थी, क्योंकि यहाँ बेबी काफी रो रहा था। अब क्लेरा उसे बताती है कि वो एडोल्फ को बहुत प्यार करती है, क्योंकि इसके पहले के उनके 3 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं और इसीलिए वो अपने बच्चे के पास में एक चाबी रखती है, जो कि उसके हिसाब से एक गुड लक चार्म है और वो उसके बेबी को सुरक्षित रखेगा। यहाँ एंड्रिया बेबी एडोल्फ को चुप कराने के लिए गोद में लेती है, जहाँ क्लेरा बताती है कि यही उसके जीने की आखिरी उम्मीद है। अब दोनों वहां से सोने के लिए अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अब अगली सुबह एलोइस हिटलर एंड्रिया से पूछता है कि क्या वो शाम को उसके साथ एक कॉन्सर्ट में चलना चाहती है। यहाँ एलोइस एंड्रिया से भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन एंड्रिया यहाँ काफी स्मार्टली खुद की जगह दूसरी हाउसकीपर क्रिस्टीना को एलोइस के साथ उस कॉन्सर्ट में भेज देती है और यहाँ उसका प्लान काम भी करता है। जब क्रिस्टीना खुद एंड्रिया से कहती है कि आज रात उसे बेबी एडोल्फ को बेबी सिट करना होगा, क्योंकि वो खुद एलोइस हिटलर के साथ कॉन्सर्ट में जा रही है। यहाँ एंड्रिया उससे पूछती भी है कि वो ये जानते हुए भी कि एलोइस की एक वाइफ है, उसका एक बेटा है, वो फिर भी उसके साथ अफेयर में क्यों है। मगर क्रिस्टीना कहती है कि एलोइस अपनी हर हाउसकीपर के साथ ऐसा ही करता है, फिर ऐसा करने से उसे एक अच्छी लाइफ तो मिल ही रही है, जबकि बाहर भूखमरी फैली हुई है। जहाँ एलोइस और क्रिस्टीना कॉन्सर्ट के लिए घर से बाहर थे, वहीं घर पर एलोइस की वाइफ क्लेरा भी सो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए एंड्रिया बेबी एडोल्फ के रूम में घुस जाती है ताकि उसे मारकर अपने मिशन को पूरा कर सके। मगर यहाँ बेबी हिटलर को देखते ही उसे उस पर तरस आ जाता है और वो सोचती है कि क्या वो एक ऐसे बच्चे को उस गुनाह की सजा देगी जो कि उसने अभी तक किया ही नहीं है। यहाँ उसे ऊपर क्लेरा के पहले मर चुके 3 बच्चों की तस्वीर भी दिखाई देती है
और उसे क्लेरा के बारे में सोचकर काफी बुरा लगता है कि एडोल्फ के मरने के बाद उसका क्या होगा। यहाँ वो कश्मकश में थी और वो सीधा भागकर क्लेरा के पास जाती है और कहती है कि उसे अपने बच्चे एडोल्फ को लेकर यहाँ से काफी दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बेबी इस माहौल में पला बढ़ा तो उसकी वजह से भविष्य में लाखों लोग मारे जाएंगे। यहाँ क्लेरा पूछती है कि एंड्रिया को ये सब कैसे पता है और वो बाहर जाकर अपने बेबी को कहाँ से पालेगी, मगर इन सब का एंड्रिया के पास कोई जवाब नहीं था और वो झूठ बोलती है कि उसने ये सब एक सपने में देखा है और वहां से आ जाती है। अब ये रात भी गुजर गई थी, जहां अब एंड्रिया के पास मिशन को पूरा करने के लिए आखिरी दिन बचा है, जबकि पिछली रात को उसने एडोल्फ हिटलर को मारने का मौका खो दिया था। अब गली में उसे एलोइस हिटलर मिलता है, जहां वो कहता है कि आज रात उसके घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, सो एंड्रिया को काफी अच्छा खाना बनाना होगा, जिसके बाद उनके पास मौका होगा कि वे ऑस्ट्रिया को छोड़कर जर्मनी चले जाएंगे। यहाँ वो उसे ये भी कहता है कि जूइस यानी कि यहूदी लोग यूरोप के प्योर आर्यन वंश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यहाँ तभी एक गरीब भिखारी औरत एलोइस से भीख मांगने आती है। यही सेम औरत एंड्रिया को भी शुरू में मिली थी, मगर एलोइस उसे इग्नोर करके एंड्रिया से कहता है कि ये जूइश लोग हम आर्यंस के सामने कुछ नहीं हैं और इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे यूरोप पर सिर्फ हम आर्यंस का ही राज होगा। यहाँ एंड्रिया समझ जाती है कि एडोल्फ हिटलर के आगे जाकर इतने लोगों को मारने की असली वजह उसके पिता एलोइस की ये नफरत भरी विचारधारा है, और जब एडोल्फ हिटलर अपने पिता के साथ बड़ा होगा तब वो भी उन्हीं के जैसा हो जाएगा। और यहाँ से वो फैसला करती है कि अब वो एडोल्फ को जान से मार देगी और इस बार उस पर कोई रहमदिली नहीं दिखाएगी, क्योंकि ऐसा करके वो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। अब रात हो चुकी थी। एलोइस के घर गेस्ट आए थे जो कि बात कर रहे थे कि किस तरह से वे जूइश लोगों के खिलाफ मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। वहीं एंड्रिया घबराई हुई थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था अपना मिशन पूरा करने का। तभी फॉर्चुनेटली बेबी एडोल्फ रोने लगता है और एंड्रिया उसे चुप कराने के बहाने उसके रूम में चली जाती है और उसे उठाकर भागने लगती है। वहीं डिनर टेबल पर गेस्ट एलोइस को कहते हैं कि वे बेबी एडोल्फ को देखना चाहते हैं, जो कि आगे जाकर उनके प्लान को पूरा करेगा। सो एलोइस क्रिस्टीना से कहता है कि वो जाकर बेबी एडोल्फ को ले आए। यहाँ क्रिस्टीना कहती है कि बेबी एडोल्फ के पास एंड्रिया गई है, लेकिन क्लेरा कहती है कि वो एंड्रिया पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो कल रात को भी काफी अजीब बातें कर रही थी। सो क्रिस्टीना भागकर बेबी एडोल्फ के रूम में जाती है, मगर अब बेबी वहां नहीं था। यहाँ वो खिड़की से देखती है कि एंड्रिया बेबी एडोल्फ को लेकर वहां से गली में भागकर जा रही है। यहाँ से क्रिस्टीना उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वहीं एंड्रिया के पास अब कुछ ही मिनट्स बचे थे और वो एक नदी के पास खड़ी थी। सो इस बार भविष्य को बदलने के लिए एंड्रिया खुद भी बेबी एडोल्फ के साथ नदी में कूद जाती है और बेबी के साथ वो खुद भी मारी जाती है। वहीं ऊपर से क्रिस्टीना ने ये सब देख लिया था। वो जानती थी कि एलोइस हिटलर को अगर ये पता चला कि उसका बेबी एडोल्फ भी मर चुका है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तभी उसे नीचे वही चाबी पड़ी हुई मिलती है, जो कि क्लेरा अक्सर अपने बेबी एडोल्फ के पास रखती थी। तभी उसे वहाँ वही गरीब औरत अपने बेबी के साथ बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि शुरू में एंड्रिया से भी अपने बेबी के लिए पैसे मांग रही थी। यहाँ क्रिस्टीना पाती है कि उसके बच्चे की शक्ल कुछ हद तक बेबी एडोल्फ से मिलती है, तो वो जल्दी में उससे सौदा करती है कि वो पैसों के बदले में उसे अपना बेबी दे दे, और वो औरत उसके लिए मान जाती है। अब क्रिस्टीना जल्दी से उस बेबी के पास वहीं क्लेरा वाली चाबी रखकर पार्टी में उसे एडोल्फ बताकर ले आती है। यहाँ उसने बेबी को एडोल्फ के कपड़े भी पहना दिए थे। अब एलोइस बेबी को देखकर ये नोटिस तो करता है कि ये बेबी कुछ अलग दिख रहा है, मगर तभी उसके गेस्ट कहते हैं कि बेबी एडोल्फ के चेहरे से ही पता लग रहा है कि वो प्योर आर्यन ब्लड है, जो कि आगे जाकर यहूदियों के खिलाफ उनका लीडर बनेगा। यानी कि एंड्रिया ने बेबी एडोल्फ को मारकर कुछ नहीं बदला है, और अब ये बच्चा चूंकि एलोइस हिटलर के विचारों के साथ बड़ा होगा, सो वहीं जाकर सेम इवेंट यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट होने वाले हैं। यानी कि एंड्रिया के खुद को सेक्रीफाइस करने का कोई फायदा नहीं हुआ और उसका समय यात्रा करके पास्ट में आना एडोल्फ हिटलर के डिक्टेटर बनने के लिए जरूरी था। सो इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
है। अब दूसरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको पहली कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें। क्या होता है जब एक आदमी टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जाकर एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर इसी के बीच एक टाइम लूप में फंस जाता है। कहानी की शुरुआत रे से होती है, जो कि हमेशा घर पर रहता है, कोई काम नहीं करता और सिर्फ टीवी देखता रहता है। अब घर का खर्च चलाने के लिए उसकी वाइफ ही काम करती है। अब चूंकि वो प्रेग्नेंट भी है तो वो उम्मीद रखती है कि वो भी अब अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कोई जॉब करे, मगर अभी तक देव का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और इसी के दौरान वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें वो एक ऐड देखता है कि एक आदमी अपने घर का पुराना सामान बेच रहा है। सो वो उसे लेने के लिए उसी एड्रेस पर जाने लगता है। वहीं रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची पेड़ पर चढ़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है, जहां वो उस आदमी के पुराने सामान को देखने लगता है। अब उसे बाकी का सामान कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन तभी उसे वहां एक पुरानी चेयर रखी हुई दिखाई देती है, जहां ये एक रिक्लाइनर चेयर थी जिसे कि आगे या पीछे किया जा सकता है। अब रे को ये चेयर पसंद आती है और चूंकि ये काफी सस्ती भी थी तो वो उसे खरीद लेता है। अब जब वो पैसे दे ही रहा था तो वो पाता है कि रोड पर एक कार ने किसी को उड़ा दिया है। वो ऊपर पेड़ पर देखता है जहां अब वो छोटी बच्ची वहां पर नहीं थी, यानी कि वो बच्ची पेड़ से नीचे गिरी और कार ने उसे उड़ा दिया। यहाँ अब शाम हो चुकी थी, जहां रे अपने घर पर था और उसी चेयर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी वाइफ अपनी जॉब से वापस आती है। यहाँ वो रे से चेयर के बारे में पूछती है, जिस पर रे कहता है कि ये उसे काफी सस्ते में मिल रही थी, सो उसने ये ले ली। अब रे की वाइफ काफी नाराज थी क्योंकि इस वक्त उन्हें आने वाले बेबी के लिए सामान खरीदने चाहिए। अब वो निराश होकर किचन में चली जाती है। यहाँ से रे चेयर का हैंडल खींचता है ताकि चेयर को एडजस्ट कर सके, मगर वो पाता है कि अब टीवी में पहले वाला ही सीन आ रहा है जो कि 1 मिनट पहले उसने देखा था। और तभी उसकी वाइफ भी बाहर से फिर से आती है। अब रे ये देखकर हैरान था क्योंकि उसकी वाइफ जॉब से आकर उससे बात भी कर चुकी थी, सो ये सब दोबारा कैसे हो रहा है। अब देर रात तक रे कॉफी पीते हुए इसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि इसी बीच उससे वहीं कॉफी का कप नीचे गिर जाता है। सो रे हैंडल से चेयर को एडजस्ट करता है, जहां अब वो पाता है कि उसकी कॉफी का कप पहले वाली जगह पर है, यानी कि ये चेयर एक टाइम मशीन है और इसका हैंडल एक बार खींचने से आप 1 मिनट पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। अब यहाँ से रे इस चेयर को कई बार टेस्ट भी करता है, जहां उसे यकीन होने पर वो इस चेयर से पैसे कमाने की सोचता है और टीवी पर एक रेस देखने लगता है। अब चूंकि उसने विनर को पहले ही देख लिया था, तो वो चेयर के हैंडल से फिर से पास्ट में आता है और इस बार उसी विनर पर पैसे लगा देता है, जिससे वो काफी सारे पैसे जीत भी जाता है। अब यहाँ से रे पूरी रात उन्हीं पैसों से शॉपिंग करते हुए बिताता है। अब सुबह हो चुकी थी, जहां उसकी वाइफ आती है और रे यहाँ उसे इस चेयर की टाइम ट्रेवल करने की पावर के बारे में बताता है, मगर यहाँ से उसकी वाइफ उस पर पूरी तरह से भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अपने बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अब यहाँ से रे समझ जाता है कि उसे अब बदलना होगा। वो चेयर की मदद से फिर से 1 मिनट पास्ट में आता है और इस बार अपनी वाइफ से कहता है कि आज से वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा। अब उसकी वाइफ ये सुनकर काफी खुश थी और वो कहती है कि अब से वे दोनों मिलकर अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाएंगे। अब उसके जाने के बाद रे को कल उसी बच्ची के एक्सीडेंट के बारे में याद आता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो अब से इस चेयर का अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा और आज इस चेयर की मदद से पास्ट में जाकर उस बच्ची की जान बचा लेगा। अब रे यहाँ से चेयर का हैंडल बार बार खींचने लगता है क्योंकि एक बार खींचने से वो सिर्फ 1 मिनट ही पास्ट में जा सकता था, सो वो लगातार उसी हैंडल को खींचता रहता है जब तक वो एक दिन पास्ट में नहीं आ गया और तभी उस चेयर का हैंडल टूट जाता है। यहाँ से वो उस बच्ची को बचाने के लिए जल्दी से भागकर वहीं जाता है जहाँ वो बच्ची अभी भी पेड़ पर थी और वो गिरने ही वाली थी।
लेकिन इस बार वो बच्ची को पेड़ से गिरते ही सेफली पकड़ लेता है और नीचे उतारता है, जिसके बाद वो बच्ची अपने घर चली जाती है। रे यहाँ खुश था कि उसने अब भविष्य को बदल दिया है और उसने उस बच्ची की जान बचा ली है, मगर तभी उसे सामने अपना एक दिन पुराना पास्ट वर्जन नजर आता है जो कि उसी चेयर को चेक कर रहा है, मगर उसने अभी तक वो चेयर खरीदी नहीं है, यानी कि वो एक्सीडेंट अभी होना बाकी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक गाड़ी आती है और रोड के बीच में खड़े फ्यूचर रे को उससे टक्कर लगते ही उसकी मौत हो जाती है। यानी कि उसके पास्ट वर्जन ने जब ये एक्सीडेंट देखा था तो उसने सोचा था कि शायद से वो बच्ची इस एक्सीडेंट में मारी गई, जबकि हकीकत में उसमें उसका फ्यूचर वर्जन ही मारा गया था। यानी कि रे का पास्ट वर्जन भी अब फिर से टाइम ट्रेवल करके इसी टाइम में आकर मर जाएगा और अब रे इस एंडलेस टाइम लूप में फंस चुका है। और इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब इन दोनों कहानियों के अनुसार जो इवेंट जिस वक्त पर होनी है वो तो होकर ही रहेगी, उसी तो कोई नहीं बदल सकता। सो दोनों कहानियों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई कमेंट करके बताएं। थैंक यू।